राघव अब नष्ट हो चुका था। यह एक बड़ा मामला था जो एक्सुएंशन दाओ संप्रदाय के नियमों के खिलाफ जाता था। उसे कानून लागू हॉल में परीक्षण के लिए लाया जाएगा, और एक बार राघव जब कानून लागू हॉल पहुंचेगा तो क्या निकलने की कोई आशा रहेगी। इसलिए अनूप बहुत खुश था, मानो उसके चेहरे पर फूल खिले हुए हों। वो पहले से ही राघव को चीखते हुए कानून लागू हॉल की यातनाओं का सामना करते हुए देख रहा था। अब मैंने कर दिया, मैं असहमत हूं। सच कहूं तो मुझे लगता है तुमने किया है। क्या तुम सोचते हो कि मैं बिना किसी अनुमति के यहां व्यापार करने आया हूं? तुम गलत हो, और बहुत गलत। मैं कभी भी बिना आश्वासन के कोई काम नहीं करता, तो तुम आकर इसको देखो। राघव ने अपना हाथ बढ़ाया। अनूप चकित हुआ। राघव इतना निडर कैसे हो सकता है? क्या उसके पास कोई आधिकारिक अनुमति थी? पर यह असंभव था। अनूप तो हमेशा औषधिप वेले में रहा था, और उसने ऐसा कुछ सुना नहीं था। राघव का हाथ बढ़ाते देख अनूप ने अपना सिर झुकाकर उसकी हथेली को देखा, पर राघव की हथेली खाली थी। फिर उसकी आंखों में वह तेजी से बड़ा होता गया। धड़! एक तगड़ी थप्पड़ की गूंज अनूप के चेहरे पर पड़ी। जो बाह्य संप्रदाय के शिष्य अमृत बेच रहे थे वे सहमे हुए थे। वो एक किंग था। राघव ने उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? बात यह थी कि राघव ने किसी अध्यापक को पीटा। ये बात औषधिप वेलिन ने जानबूझकर दबाए रखी थी। बाह्य संप्रदाय को इसकी कुछ जानकारी पहुंची थी, पर ज्यादा लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। आखिरकार जो छात्र उन कक्षाओं को सुनते थे वे औषधिप वेलिन के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। अगर औषधिप वेलिन चाहती तो वे चुप रह जाते, पर अब लाखों लोगों के सामने राघव ने साफ तौर पर दिखा दिया कि किसी किंग को थप्पड़ मारना कैसा होता है। राघव! अनूप गरजा। उसका जवाब नाक पर एक मुक्के का था। अनूप तीर की तरह पीछे छूट गया और एक दूर दीवार से जा टकराया। किंग वाकई किंग साबित हुआ। जहां वह राघव ने पहले उन लोफ ब्रेड के टुकड़ों को मारा था, वहां पहुंचते ही उसने बड़ी छेद कर दी। खुद को हला मत। अगर हिलने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अनूप के साथ आए वे सारे शिष्य राघव की ठंडी धमकी सुनते ही थम गए। वर्तमान राघव बेहद क्रूर दिख रहा था, जैसे कि किसी रक्त पिपासु जादुई दानव जैसा। ये वैद्य जो अपनी खिड़की के पीछे बैठकर गोलियां बनाते थे, उन्होंने ज्यादातर कभी किसी युद्ध भूमि का सामना नहीं किया था। वे बहुत डरे हुए थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। राघव आगे बढ़ा। जैसे ही अनूप गिरकर दीवार से बाहर आया, राघव ने उसके सीने पर एक ठोकर मारी। वो खून उगलता हुआ गिर पड़ा। वो वाकई एक वारिस बुजुर्ग के काबिल था, पर उसकी लड़ाई का अनुभव शून्य के बराबर था, और वो बचने या बचाव करने में नाकाम था। राघव, मैं तुम्हें मार दूंगा। धड़! अनूप की गर्जना बीच में ही कट गई जब राघव की एक ठोकर ने उसके दांतों के बीच मारकर उसे चुप कर दिया। वह जो पिल फ्लेम जलाने वाला था वो रुक गया। राघव ने अनूप की थकान पकड़ ली और फिर अपने दूसरे हाथ से बार बार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे। क्या अच्छा लगा मेरे अंक लेने में? बस आनंद लेते रहो। राघव के थप्पड़ नहीं रुके और वह गालियां निकालता रहा। राघव को धोखे का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया। जो शिष्य देख रहे थे वे दंग रह गए। ऐसा किस तरह का दानव था कि वह इतनी आसानी से एक किंग को बार बार थप्पड़ मार सकता था? सच तो यह है कि वे नहीं जानते थे कि सभी किंग इतने महान नहीं होते। वारिस बुजुर्गों के पास भयंकर मुकाबले की क्षमता नहीं होती। वे कभी भी युद्ध भूमि में नहीं गए थे और शायद ही कभी किसी से लड़े होंगे। अगर वे लड़े भी हों तो वो आम तौर पर दूर से कोई चाले चलकर करते हैं, न कि ऐसी घनिष्ठ रेंज की मुठभेड़ जो बेहद सादी और कमस्तरीय हो। कुत्ते, मर जा! पिल फ्लेम! अनूप का चेहरा सूजकर सूअर जैसा हो गया और वो उग्र होकर चिल्लाया। पर जैसे ही उसके चारों तरफ रून जल उठे, एक लौनाग ने उसके चारों ओर लिपट लिया। राघव ने शीन को बुला लिया था। जब शीन ने अनूप को बांधा तो जो लौ अभी भी जन्य रूप से अनूप द्वारा बुलाई जा रही थी वो मंद पड़ गई और लगभग तुरंत गायब हो गई। नहीं, अनूप का चेहरा अचानक बदल गया। माफ करना, जिन्होंने मेरे अंक लिए हैं उन्हें अपने लिए लिया हुआ वापस करना होगा, ब्याज सहित। शीन, उसका पृथ्वी ज्वाला निगल ले।
शीन ने एक उत्साहित दहाड़ लगाई। उसका शरीर अचानक सिकुड़ गया, सिर्फ 30 मीटर लंबा हो गया। सिकुड़ा हुआ शीन ने अनूप को कसकर जकड़ लिया और उसके निशान अचानक जल उठे। अनूप का भाव पूरी तरह से बदल गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ज्वाला की ऊर्जा बाहर निकल रही थी। यह धीरे धीरे शीन द्वारा अवशोषित की जा रही थी। वो हैरान और गुस्से में था। वो अपने पिल फ्लेम के साथ एक जवाबी हमला करने वाला था। आखिरकार वह एक किंग था और उसके पिल फ्लेम को निगलना इतना आसान नहीं था। तुम्हें शांत रहना चाहिए। राघव ने अपनी उंगली उसके माथे पर रखी। उसकी उंगली के सामने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ घनीभूत हुई, जिससे एक आध्यात्मिक तीर बना। अगर अनूप ने अपने पिल फ्लेम को सक्रिय करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संचारित करने की हिम्मत की, तो ये आध्यात्मिक तीर उसके मन सागर माइंडसी में घुस जाएगा और तुरंत उसकी आत्मा को खत्म कर देगा। जिस बात ने अनूप को हैरान कर दिया वो ये थी कि केवल सी एक्सपांशन के दायरे में होने के बावजूद राघव की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी तुलना में बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। ये चौंकाने वाला था, क्योंकि वह एक रसायन बनाने वाला एल्केमिस्ट था और उसके सबसे मजबूत पहलू उसकी आध्यात्मिक शक्ति और पिल फ्लेम थे। कोई भी ये नहीं समझता था कि राघव का आध्यात्मिक तीर कितना भयानक था। यह आध्यात्मिक तीर उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति से घनीभूत हुआ था। अगर वो विरोध करना चाहता तो उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ती, लेकिन तब वह सिर्फ शीन को अपने पिल फ्लेम को निगलते हुए देख पाता। लेकिन अगर वो विरोध करने के लिए अपने पिल फ्लेम को नियंत्रित करना चाहता तो उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता। राघव उस समय का फायदा उठाकर उसे एक ही झटके में मार देता। अनूप को पसीना आने लगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे, अनूप ने ठंडे लहजे में कहा। कौन जानता है, तुम कोशिश कर सकते हो। राघव ने उदासीनता से मुस्कुराया। उसके शब्द शांत थे, जैसे कि वह सिर्फ मजाक कर रहा हो। लेकिन अनूप ने सच में विरोध करने की हिम्मत नहीं की। राघव बहुत जंगली, बहुत दबंग था। वो कुछ भी करने में सक्षम था और अनूप ने अपनी जिंदगी के साथ दाव लगाने की हिम्मत नहीं की। उसने महसूस किया कि उसके पिल फ्लेम की ऊर्जा लगातार बाहर खींची जा रही थी। सिर्फ कुछ ही सांसों में उसकी मुख्य ज्वाला कोर फ्लेम का 20% निकाल लिया गया था। राघव, बहुत ज्यादा मत बढ़ो, तुम अपने लिए भी कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हो। अनूप ने दहाड़ लगाई। वो उसकी सबसे कीमती मुख्य ज्वाला थी। वो इसे अनगिनत वर्षों से पोषित कर रहा था और ये सबसे शुद्ध ज्वाला ऊर्जा से बनी थी। वह इसे इस तरह से बाहर खींचे जाने देना नहीं चाहता था। बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि यह सच में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैं एक सी एक्सपांशन का शिष्य हूं, लेकिन तुम एक एल्डर हो। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें लाखों अंकों के लिए मुझे ठगने दिया। तुम्हारे लिए एक महान किंग। अब यह कहना कि यह बहुत ज्यादा है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? कोई आश्चर्य नहीं कि इतने लंबे समय तक तुम्हें थप्पड़ मारने के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं थप्पड़ मार सका। अगर तुम्हारी खाल छील दी जाती तो उसमें कुछ भी जोड़े बिना ये एक किंग की वस्तु के हमले को रोक सकती थी। राघव ने ताना मारा। वह चिल्लाना चाहता था कि अब ये बहुत ज्यादा है। उसने तब ऐसा क्यों नहीं चिल्लाया था जब वो उसके अंकों को ठग रहा था? राघव, अनूप ने अपने दांत भींचे और अचानक उसके शरीर से लपटे फूट पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, वो भयानक आध्यात्मिक तीर उसके मन सागर माइंडसी में घुस गया। वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बेकाबू हो गई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आत्मा फट जाएगी। अनूप डर गया था। उसे उम्मीद थी कि वह अपने पिल फ्लेम से राघव को दूर भगाएगा, क्योंकि अगर यह जारी रहा तो उसका पिल फ्लेम सूख जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे दूर भगाने की कोशिश की, राघव ने बेरहमी से हमला किया। अब उसे यकीन हो गया था कि राघव उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सच में उसे मारने की हिम्मत करता था। राघव इस हमले के साथ दयालु नहीं हुआ था। अनूप अपने पिल फ्लेम को नियंत्रित करने की परवाह नहीं कर सका और उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को विरोध करने के लिए संचारित किया। लेकिन राघव की आध्यात्मिक शक्ति ने पहल की थी।
हालांकि उन दोनों की आध्यात्मिक शक्तियां लगभग एक ही स्तर पर थी। राघव को फायदा था। इसके अलावा जैसे ही उसने हमला करना शुरू किया, उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह उग्र आध्यात्मिक शक्ति सच में अनूप को मारने की कोशिश कर रही थी। तुम पागल हो गए हो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी मर जाओगे, अनूप ने दहाड़ लगाई। उसके 7 छिद्रों से खून बहने लगा। वो अविश्वसनीय रूप से दयनीय लग रहा था। उसकी आंखों में डर था। देखने वाले शिष्य डर से कांप उठे। राघव बहुत दबंग था। क्या वह सच में एक किंग को मारने की योजना बना रहा था? उनके दिलों में किंग सर्वोच्च अस्तित्व थे जो अजेय थे, लेकिन राघव के सामने उसके पास विरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। मैं सिर्फ एक सी एक्सपांशन का नौसिखिया हूं। एक महान रसायन बनाने वाले किंग को अपनी जिंदगी के लिए मारना, मैं निश्चित रूप से फायदे में हूं। डरने की क्या बात है? राघव ने उदासीनता से कहा। हालांकि उसके शब्द उदासीन थे, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति रुकी नहीं। ये एक गुस्सैल समुद्र की तरह बिना थोड़ी भी दया के बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक अनूप मर नहीं जाता। अनूप कड़वाहट से सहन करता रहा। उसका चेहरा डर से मुड़ गया। वो डरा हुआ था। उसे पछतावा था। उसे पछतावा था कि उसने कभी इस पागल को उकसाया था। अब वो सिर्फ अपनी पूरी कोशिश से विरोध कर सकता था। अगर वो थोड़ा भी ढीला पड़ गया तो राघव की आध्यात्मिक शक्ति उसकी जान ले लेगी। बस इसी पल अनूप ने अपने ऊपर कमजोरी की एक लहर महसूस की। उसकी मुख्य ज्वाला, कोर फ्लेम, आधी जा चुकी थी। एक रसायन बनाने वाले का पिल फ्लेम उनकी मुख्य ज्वाला थी। एक ऊर्जा जो उनकी आध्यात्मिक युआन, स्पिरिचुअल युआन से जुड़ी थी। उसके पिल फ्लेम को निकालना उसके सार को निकालना था। 50%, 40%, 30%। अनूप कमजोर और कमजोर होता गया, जिससे उसका पिल फ्लेम और भी तेजी से अवशोषित होने लगा। सिर्फ 1 दर्जन सांसों में उसके पास सिर्फ 10% पिल फ्लेम बचा था। अनूप विरोध करने में शक्तिहीन था। उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति राघव के आध्यात्मिक हमले को रोकने में खर्च हो गई थी। राघव अचानक मुस्कुराया। क्या तुम जानते हो कि तुम एक बेवकूफ हो? तुम एक छोड़ा हुआ प्यादा हो। तुम्हारे लोग मेरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि वे तुम्हारी मौत का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित कर सके कि मैं बर्बाद हो जाऊं। ही तुम्हारी जिंदगी सच में ज्यादा कीमती नहीं है। मर जाओ। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी और एक चालाक कोन से राघव की तरफ एक जंजीर चली। ये बेरहम थी, जिसमें अपार शक्ति थी जो स्पष्ट रूप से उसे मारने के लिए पर्याप्त थी। राघव ने ठंडी सीटी बजाई। उसने शीन को दूर रख दिया और अनूप को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने ही वाला था कि तलवार ऊर्जा की एक तेज किरण ने जंजीर को काट दिया। अंतरिक्ष मुड़ गया और दर्जनों आकृतियां हवा में दिखाई दी। वे सभी किंग्स थे और वे 2 गुटों में बंट गए थे। एक एल्डर हॉल था और दूसरा लॉ एनफोर्समेंट हॉल था। दर्जनों किंग्स हवा में खड़े थे, हथियार दुश्मनी में उठे हुए थे। माहौल तुरंत ही अतुलनीय रूप से तनावपूर्ण हो गया। रितेश ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। वो हमला उसकी तरफ से आया था। उसने कहा, राघव, असभ्य मत बनो। जल्दी से एल्डर अनूप को छोड़ दो। ओ, राघव ने अनूप को लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर्स की तरफ फेंक दिया। अगर तुम उसे चाहते थे तो तुम्हें बस पूछना चाहिए था। एक कनिष्ठ पीढ़ी के शिष्य पर हमला करने जैसा शर्मनाक काम करने की क्या जरूरत है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम ढाल का उपयोग नहीं करते। तुम्हारी खाल ब्लेड या भाले के लिए अभेद्य है। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर्स भड़क गए थे। अभी राघव को मारने की इच्छा थी। वे एल्डर्स थे और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर्स थे। वे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शीर्ष अधिकार का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन एक मात्र शिष्य द्वारा उनकी आलोचना की गई। इस समय लोगों का एक और समूह हवा में दिखाई दिया। ये लोग भी एल्डर के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन वे अल्केमी पवेलियन के वस्त्र थे। उनमें से सबसे आगे वाला व्यक्ति, जिसकी गाल की हड्डियां ऊंची थी और उसका चेहरा पतला था, वह अल्केमी पवेलियन का मास्टर था।
शिवेंद्र, तुम्हें भी बाहर आना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे एक सही स्पष्टीकरण देने की जरूरत है, अल्केमी पवेलियन मास्टर ने कहा। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। अंतरिक्ष थोड़ा मुड़ गया और एल्डर हॉल मास्टर भी दिखाई दिए। उसने कहा, अगर तुम्हें एक सही स्पष्टीकरण चाहिए तो मेरे पास है, लेकिन हमारे पास अभी भी एक व्यक्ति की कमी है। रवि, बाहर आओ। हम सब अपने सवाल खुले तौर पर पूछ सकते हैं ताकि हम चीजों को पूरी तरह से सुलझा सके। जैसा कि उम्मीद थी, लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर रवि भी दिखाई दिए। 3 हॉल स्तर के लोगों का एक ही समय में बाहरी गुट में दिखाई देना सभी शिष्यों की आंखें लगभग बाहर निकाल दिया। बाहरी गुट में बहुत से लोग अपने जीवन काल में भीतरी गुट में कभी कदम नहीं रख सकते। कुछ ने तो कभी किंग को भी नहीं देखा था, लेकिन अब 3 हॉल स्तर के विशेषज्ञ दिखाई दिए थे। अच्छा, जारी रखो। सबसे अच्छा होगा अगर एल्डर मास्टर भी बाहर आ जाए। 3 बड़े आकृतियों को उतरते देखकर राघव खुशी से नाचने वाला था। बहुत बढ़िया, मैं भी तुम्हारा सही स्पष्टीकरण सुनना चाहता हूं। शिवेंद्र, रवि ने कहा। शिवेंद्र थोड़ा मुस्कुराया। मैंने एक्सपेंशन टावर सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट को जो कुछ भी हुआ था उसकी रिपोर्ट बहुत पहले ही कर दी थी। आसानी से मैंने अल्केमी पवेलियन द्वारा जानबूझकर राघव को शामिल होने से इनकार करने, इसके बजाय उसका मजाक उड़ाने और अपमान करने के कुछ सबूत भी भेजे। जहां तक इस एल्डर अनूप का सवाल है, उसने जानबूझकर एक शिष्य से जबरदस्ती पैसा निकालने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। नतीजतन सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट भी इस पर नजर रख रहा है और उन्होंने पर्दे के पीछे के कुछ विवरणों की जांच करने में कामयाबी हासिल की है। मुझे यकीन है कि वे तुम्हें एक सही स्पष्टीकरण दे पाएंगे। यह सुनकर कि एक्सपेंशन टावर सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट शामिल था, लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर और अल्केमी पवेलियन मास्टर के भाव पूरी तरह से बदल गए। बस इसी क्षण हवा से एक सख्त आवाज गूंजी। सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट ने पहले ही इस मामले की जड़ों तक जांच कर ली है। अल्केमी पवेलियन ने स्वार्थी कारणों से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे राघव की रसायन बनाने की कला, अल्केमी स्किल्स का कहीं भी अभ्यास नहीं हो सका। इसलिए यह अल्केमी पवेलियन की गलती है कि राघव को गुट द्वारा समर्थित किए बिना खुद से गोलियां बनानी पड़ी, और उनका बेचना भी अल्केमी पवेलियन की गलती के कारण है। अनूप लालची था और उसने बाहरी गुट के शिष्यों का फायदा उठाने के लिए अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया, लोगों पर शिकार किया। उसके निंदनीय अपराधों को माफ नहीं किया जा सकता। 3 दिनों के भीतर उसकी खेती की नींव, कल्टीवेशन बेस को बेकार कर दिया जाएगा और उसे दाओ सेक्ट से निष्कासित कर दिया जाएगा। नहीं, अनूप का भाव पूरी तरह से बदल गया। ये उसे मारने से अलग नहीं था। एक खेती की नींव के बिना वो जंगली जानवरों द्वारा खाए जाने से पहले ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अल्केमी पवेलियन मास्टर का भाव भी बदल गया और उसने तुरंत अनूप को बेहोश कर दिया, हवा में झुककर। हम टावर डिपार्टमेंट हेड के आदेशों का पालन करेंगे। उस टावर डिपार्टमेंट हेड की आवाज जारी रही। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने बाहरी गुट को उथल पुथल और उदास कर दिया। इसे ठीक करने के लिए गंभीर पुनर्गठन की जरूरत है और इसलिए बाहरी गुट में कानून लागू करने वाले के पद रद्द कर दिए जाते हैं। बाहरी गुट की देखरेख अब एल्डर हॉल करेगा। हाँ, शिवेंद्र और रवि दोनों ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की, लेकिन बाद वाले की आवाज स्पष्ट रूप से थोड़ी असहज थी। यह सिर्फ इतना था कि उसने अपना असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। राघव, जैसे ही राघव ने सोचा कि चीजें खत्म हो गई हैं और वह पैसे कमाना जारी रखने वाला था, टावर डिपार्टमेंट हेड की आवाज एक बार फिर से गूंजी, जो हमेशा की तरह ठंडी थी। उस शिष्य उपस्थित है। राघव को तुरंत ही एक बुरा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि टावर डिपार्टमेंट हेड की आवाज बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। तुमने संप्रदाय के नियमों को कई बार तोड़ा है, एक कक्षा को बाधित किया है और एक शिक्षक को पीटा है। क्या तुम्हारी नजर में एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की कोई इज्जत है? टावर डिपार्टमेंट हेड की आवाज अत्यंत डरावनी थी। एल्डर हॉल के लोगों के चेहरे अजीब हो गए। यहां तक कि हमेशा भावशून्य रहने वाले टावर डिपार्टमेंट हेड की आवाज में भी अब गुस्सा झलक रहा था।
राघव का गुस्सा दिलाने का तरीका वाकई अद्भुत था। टावर डिपार्टमेंट हेड, अगर आप इसे इस तरह से रखते हैं तो मुझे असहमत होना पड़ेगा, राघव ने कहा। सभी एल्डर्स ने ठंडी सांस खींची। यह टावर डिपार्टमेंट हेड था, वो व्यक्ति जो पूरे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की देखरेख करता था। वो सर्वोच्च अस्तित्व था और उसके फैसले को संप्रदाय का मुखिया एल्डर मास्टर भी बदल नहीं सकता था। दूसरे लोग एल्डर मास्टर से नहीं डर सकते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से टावर डिपार्टमेंट हेड से डरते थे। जब उन्होंने देखा कि राघव उससे बहस करना चाहता है तो सबके जबड़े इतने गिर गए मानो कोई उनमें अंडा रखते। तुम बहस करना चाहते हो? टावर डिपार्टमेंट हेड की आवाज में स्पष्ट रूप से हैरानी थी। अपने टावर डिपार्टमेंट हेड के वर्षों में किसी ने भी उसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए वो इसकी आदत नहीं रखता था। आपने कहा कि मैंने एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को अपनी नजर में नहीं रखा। मैं इससे असहमत हूं। अगर मैं इसे अपनी नजर में नहीं रखता तो मैं इतनी मेहनत करके मुख्य शिष्य नहीं बनता। आपने कहा कि मैंने कई बार नियम तोड़े। मैं इससे भी असहमत हूं। हर बार जब मैंने नियम तोड़े वो इसलिए था क्योंकि पहले किसी और ने नियम तोड़े और मुझे लड़ना पड़ा। क्या मैं बस पिटता रहूं जबकि दूसरे नियम तोड़ते रहें? मैं भी एक पीड़ित हूं, क्योंकि अगर दूसरों ने नियम नहीं तोड़े होते और मुझे उकसाया नहीं होता तो मेरे पास नियम तोड़ने का कोई कारण नहीं होता। अगर आप किसी को दंडित करना चाहते हैं तो पहले उन्हें दंडित करें। अगर आप पहले उन्हें दंडित करते हैं तो मैं कोई भी दंड स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ मुझे दंडित करेंगे और उन्हें उनके अपराधों से बचने देंगे तो शिष्य के दिल को अच्छा नहीं लगेगा, राघव ने कहा। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है? टावर डिपार्टमेंट हेड ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं बस उम्मीद करता हूं कि आप मुझे निष्पक्ष रूप से देखें और एक आज्ञाकारी शिष्य के साथ अन्याय न करें। राघव ने कंधे उचकाए। तुम एक आज्ञाकारी शिष्य हो? टावर डिपार्टमेंट हेड का स्वर थोड़ा बदल गया। ऐसा लगा जैसे वह इतना क्रोधित था कि हंसना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज तुरंत फिर से ठंडी हो गई। फालतू मत बोलो। हालांकि हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन जिस तरह से तुमने उसे संभाला वो पूरी तरह से गलत था। दाओ सेक्ट के शिष्य के रूप में तुम्हारे आचरण ने संप्रदाय की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया। भले ही पहले तुम सही थे, अब तुम गलत हो। जब भी तुम भविष्य में कुछ संभालोगे तो सबसे पहले एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की प्रतिष्ठा के बारे में सोचना होगा, समझे? शिष्य समझ गया, राघव ने कहा। बेशक वह न समझने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो चूंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था और चूंकि यह सिर्फ तुम्हारा तरीका गलत था और क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, मैं तुम्हारी सजा कम कर सकता हूं। आज से तुम्हें पदावनत किया जाता है। पदावनत खैर, तुम बस कामगार बने रहो। मामला यही समाप्त होता है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वह अगले 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट कर सकता है। टावर डिपार्टमेंट हेड ने मूल रूप से सोचा था कि राघव को सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी दी जाए, लेकिन राघव पहले से ही कामगार था। उसे पहले ही सबसे निचले पद पर पदावनत किया जा चुका था और अब उसे और पदावनत नहीं किया जा सकता था। अगर उसे और पदावनत किया जाता तो केवल आम इंसान का पद बचता, लेकिन एक आम इंसान एक्सपेंशन दाओ सेक्ट का शिष्य नहीं होता। वह संप्रदाय से निष्कासन के बराबर होता और यह चेतावनी नहीं होती। इस परिणाम की घोषणा के बाद लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर और अल्केमी पवेलियन मास्टर ठंडेपन से चले गए। इस बार वे पूरी तरह हार चुके थे। एल्डर हॉल मास्टर ने खूबसूरती से उनका मजाक बना दिया था और उन्हें कोई शक्ति नहीं दी थी। उनके जाने के बाद एल्डर हॉल मास्टर ने राघव की ओर मुस्कुराकर देखा और गायब हो गया। रितेश ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बच्चे, चाहे तुम बोर भी हो जाओ, तुम्हें थोड़ा संयम रखना चाहिए। थोड़े ही समय में सभी विशेषज्ञ चले गए और अनूप को ले जाया गया। उसका इंतजार एक दुखद भाग्य कर रहा था। ठीक है भाइयों, आज से बाहरी संप्रदाय की औषधि की गोलियां यहीं बेची जाएंगी। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें नहीं मिलेगी, इसलिए आराम से लेना, राघव हंसते हुए बोला।
तभी सब लोग अपने सदमे से बाहर आए और दवा लेने के लिए फिर से कतार में लग गए। अल्केमी पवेलियन के कारण हुई गड़बड़ी ने अंततः राघव के व्यापार को फायदा पहुंचाया। ये उसकी शक्तिशाली करिश्मा से जुड़ा था। लोग मानते थे कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से केवल सर्वोत्तम दर्जे की वस्तुएं बेचेगा और विश्वास करने योग्य था। उन्होंने पूरे दिन और रात औषधि बेची। इस बीच राघव और अधिक औषधि तैयार करता रहा। यह ऐसा था जैसे वो फलों का रस निचोड़ रहा हो। लगातार शीन को और अधिक औषधि तैयार करने के लिए कहता रहा। बॉस, हम अमीर हो गए। राघव के होटल में देवेश ने दर्जनों क्रिस्टल कार्ड और उनकी बिक्री की सूची पकड़े हुए खुशी से लगभग पागल हो गया। हमने कितना बेचा? राघव ने पूछा। अंदाजा लगाओ, फालतू मत बोलो और बता दो। कहे, हमने 38 मिलियन अंक कमाए। भगवान, मैं यकीन नहीं कर सकता। 38 मिलियन अंक। देवेश को कुछ कहने की समझ नहीं आ रही थी। हालांकि राघव तैयार था, लेकिन यह संख्या सुनकर वह भी हिल गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कहा जाता था कि औषधि निर्माण दुनिया का सबसे लाभदायक पेशा था। बॉस, निर्माण की लागत घटाने के बाद हमें कितना मिला? देवेश ने अचानक पूछा। निर्माण की लागत? उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। तो उन्होंने कुल 38 मिलियन 5,20,000 अंक कमाए थे। राघव ने सीधे 20,000 अंक देवेश को दे दिए ताकि वह आदिल और अन्य लोगों को दे सके। एक कारण उनका काम था और दूसरा उनका प्रारंभिक बोनस। उन्होंने इस व्यापार में काफी मेहनत की थी। बॉस, ये बहुत ज्यादा है। 20,000 अंक दर्जनों लोगों के लिए, प्रत्येक को लगभग 2,000 अंक मिलेंगे। यह ज्ञात होना चाहिए कि बाहरी संप्रदाय के शिष्य केवल पूरे महीने काम करने पर ही अंक पाते थे। 2,000 अंक 20 वर्षों की आय के बराबर थे। हम अविश्वसनीय लोगों को नहीं चाहते और जिन पर हम विश्वास करते हैं उन पर सवाल नहीं करते। मोटा होने और लालची होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लोगों को परखने में महारत है, इसलिए चिंता मत करो। वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं, इसलिए उनकी क्षमता सीमित है। अब जब हम सब परिचित हो गए हैं, तो अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम भविष्य में पछताना नहीं चाहते, राघव ने कहा। मैं समझ गया बॉस, मैं उन्हें तुरंत भेज दूंगा। देवेश मदद नहीं कर सका, लेकिन यह महसूस किया कि यही कारण था कि जो भी राघव का अनुसरण करते थे वे इतने निष्ठावान थे। ऐसी उदारता वो कभी नहीं दिखा सकता था। 38 मिलियन अंक 13,000 लोगों में बांटे जाए तो प्रत्येक को 3,000 से भी कम अंक मिलेंगे, जैसा कि अपेक्षित था। जब तक आप घर के प्रबंधक नहीं होते, आपको पता नहीं चलता कि हर चावल और लकड़ी कितनी कीमती है। उसने सोचा था कि यह लाभ उन्हें अमीर बना देगा, लेकिन जैसे ही उसने हिसाब लगाया, उसे एहसास हुआ कि यह उतना शानदार नहीं था जितना उसने सोचा था। राघव भरने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि जब उसने सोचा तो उसे लगा कि वो बहुत लालची हो रहा था। देवदत्त की डिवाइन बीस्ट मैंशन को प्रथम स्थान के लिए केवल 5 मिलियन अंक मिले थे। उसे संतोष करना चाहिए। देवेश जल्दी लौट आया, लेकिन आदिल और अन्य लोग उसके साथ थे। कह रहे थे कि वे इतने अंक स्वीकार नहीं कर सकते। राघव उन्हें समझाने की जहमत नहीं उठा सका और सीधे उन्हें बाहर निकाल दिया। राघव ने देवेश को क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लौटने को कहा। उसे प्रत्येक शिष्य को 2,000 अंक देने थे और वे जो चाहे कर सकते थे। वे जो तकनीकें सीखना चाहते थे वे सीख सकते थे। जो हथियार खरीदना चाहते थे खरीद सकते थे। यहां तक कि अगर वे लड़कियां पटाना चाहते थे तो भी ठीक था। लेकिन राघव जानता था कि ड्रैगन ब्लड लीजन में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। वे बहुत भरोसेमंद थे। केवल एक संभावित अपवाद अर्जुन था। देवेश के जाने के बाद राघव का मन फिर से मौलिक अराजकता स्थान पर लौट आया। शीन के 8 विभाजित शरीर सभी खून की तरह लाल हो गए थे। उसकी शक्तिशाली तरंगे यहां तक कि राघव को भी डरा रही थी। शीन ने राघव के चारों ओर लिपटकर संदेश भेजा कि उसने अनूप की पिल फ्लेम का 90% अवशोषित कर लिया है। यह उसके लिए अत्यधिक सहायक था और उसने तुरंत शेष स्कारलेट ब्लड फ्लेम का सार परिष्कृत कर लिया था। राघव ने सोचा और जल्दी से महसूस किया कि अनूप की पिल फ्लेम आध्यात्मिक युआन और एक अर्थ फ्लेम का मेल था।
ये निश्चित रूप से एक अर्थ फ्लेम था, लेकिन उसमें जीवन नहीं था और उसकी रैंकिंग अज्ञात थी। हालांकि अनगिनत वर्षों तक आध्यात्मिक युवान द्वारा पोषित होने के बाद ये शीन के लिए एक व्यंजन बन गया था और इसे अवशोषित करने से कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। इसे सीधे पचाया जा सकता था। अब शीन इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने राघव को भी डरा दिया। शीन की भयानक क्षमता ने उसे बिना सीमा के बढ़ने की अनुमति दी। उस समय ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने उस पर तिरस्कार किया था और राघव को किसी अन्य अर्थ फ्लेम में स्विच करने और शीन को उसे खिलाने के लिए कहा था। यहां तक कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल भी गलत था। उसने निश्चित रूप से कभी कल्पना नहीं की होगी कि शीन में इतनी क्षमता थी। अब तो शीन की आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। वह राघव से बिना किसी बाधा के संवाद कर सकता था। राघव ने शीन से कहा कि जब भी समय मिले हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स को परिष्कृत करने में उसकी मदद करे। वह चाहता था कि हर कोई जल्द से जल्द सी एक्सपांशन की चोटी पर पहुंच जाए। अगले दिन राघव को कुछ अच्छी खबर मिली। वेद शर्मा ने लोग भेजे थे और राघव तुरंत उनसे मिलने बाहर गया। वेद शर्मा के लोगों ने 100 से अधिक प्रकार की सामग्री लाई थी जिनसे किंग वस्तुएं गढ़ी जा सकती थी। इनमें एसेंस धातु, मिथ्रिल, पवन ताबा, रक्त टिन आदि शामिल थे। जब अर्जुन ने उन्हें देखा तो वो लगभग रो पड़ा। हालांकि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल के हमले से कई किंग वस्तुओं के टुकड़े मिले थे, लेकिन वे टुकड़े सच्ची किंग वस्तुएं परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये सामग्री उसकी सबसे जरूरी समस्या को पूरी तरह हल कर रही थी। जाने से पहले उन लोगों ने राघव से कहा कि कुछ समय बाद और भी सामग्री लगातार आती रहेगी। अर्जुन भी उन सामग्रियों के साथ धुएं की तरह गायब हो गया। वो उन सिद्धांतों की पुष्टि करना चाहता था जो उसने सीखे थे। ड्रैगन ब्लड लीजन अब पर्याप्त अमीर था कि पूरी तरह से साधना में लग सके। जहां तक एल्केमी पवेलियन और लॉ एनफोर्समेंट हॉल की बात है, इस बार की असफलता के कारण संभवतः उन्हें कुछ समय के लिए शांत होना पड़ेगा। राघव ने भी स्वयं को औषधि निर्माण से छुट्टी दी ताकि वह अपनी खुद की साधना को बढ़ा सके। शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभाएं जैसे देवदत्त और शांभवी पहले ही सी एक्सपांशन की चोटी पर पहुंच चुकी थी और वो पीछे नहीं रह सकता था। मैं दवा खाना बंद नहीं कर सकता। राघव ने हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स की एक मुट्ठी उठाई और उन्हें अपने मुंह में भर लिया। राघव ने एकांतवास में प्रवेश किया। उनके एकांतवास के कारण जुआनतियान डाओ सेक्ट धीरे धीरे शांत हो गया। आउटर सेक्ट में औषधीय अमृत के मामले ने एक बहुत बड़ी हलचल मचाई थी। इस बार इसके बारे में खबरों को दबाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे देखा था। इसने व्यावहारिक रूप से पूरे जुआनतियान डाओ सेक्ट को हिला दिया था। सभी को पता चला कि राघव कितने दबंग थे। लाखों लोगों के सामने उन्होंने बार बार एक किंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। जिन लोगों ने वह दृश्य देखा था वे उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। राघव का नाम और भी गूंजने लगा। उसी समय सभी को शिखर श्रेणी के हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर के बारे में पता चला। कई आउटर सेक्ट के शिष्य भी इससे प्रभावित हुए और वे इसे देवेश से खरीदने के लिए आ गए। यह परिणाम राघव की अपेक्षाओं के भीतर था। बस अनूप के कारण उनकी योजनाएं और भी तेजी से बढ़ गई। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि शिखर श्रेणी के हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर का नाम इनर सेक्ट तक फैलने में 1 से 2 महीने लगेंगे। उन्होंने सोचा था कि इसमें एक स्थिर वृद्धि होगी। इसलिए एकांतवास में जाने से पहले उन्होंने देवेश के लिए एक बड़ी मात्रा में स्टॉक छोड़ दिया था। अब देवेश आउटर सेक्ट में लगातार व्यस्त रहता था। हालांकि वह एक निश्चित स्थिति में भी फंस गया था। वह यह था कि डिवाइन बीस्ट मेंशन, हेगेमॉन हॉल और फ्लेम गेट के शिष्यों ने सभी ने चुपके से लोगों को इसे खरीदने के लिए भेजा था। इससे देवेश बहुत नाराज हुआ। उसे अभी भी याद था कि कैसे उनके लोग उनके अंक खरीदने के बाद तुरंत उन पर ताना मारने लगे थे। हालांकि राघव ने देवेश से कहा था कि वह उन पर ध्यान न दे। वे जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। व्यापारी सिर्फ लाभ को अधिकतम करने की परवाह करते थे। वे किसी के साथ भी व्यापार करते थे। अपने दुश्मनों को मोटा करने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन लोगों में ड्रैगन ब्लड लीजन के साथ दुश्मन बनने की योग्यता नहीं थी। देवेश ने उन्हें शिखर श्रेणी के हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर बेचे
और हर दिन बड़ी मात्रा में अंक उसकी जेब में चले जाते थे। राघव का आउटर सेक्ट में शिखर श्रेणी के हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सिर को सार्वजनिक रूप से बेचना एल्केमी पैवेलियन के लिए एक उकसावा था। यह विशेष रूप से अपमानजनक था क्योंकि अनूप की खेती का आधार खत्म हो गया था और उसे जुआनतियान डाओ सेक्ट से निकाल दिया गया था। लेकिन पहले के विभिन्न कारणों से वे राघव के जाल में फंस गए थे। अब उसके पास एक सुरक्षा तावीज था जिससे वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। सबसे पहले एल्केमी पैवेलियन ने सोचा कि राघव के पास अंततः अमृत खत्म हो जाएगा। अकेले ही उसके लिए इतना अधिक शिखर श्रेणी के हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सिर को परिष्कृत करना संभव नहीं था। लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि उसके पास इतना अधिक अमृत था कि वह उन सभी को बेच भी नहीं पा रहा था। उन्होंने तुरंत इस पर संदेह उठाया कि अमृत उसके द्वारा खुद परिष्कृत नहीं किया गया था और इसके बजाय सेक्ट के बाहर से खरीदा गया था। यह सेक्ट के नियमों के पूरी तरह से खिलाफ था। एल्डर हॉल ने राघव को बुलाया और सभी के सामने राघव ने शीन को बुलाया और उन्हें यह देखने दिया कि वह अमृत को कैसे परिष्कृत करता है। जब एल्केमी पैवेलियन के लोगों ने शीन को अपने दम पर अमृत परिष्कृत करते देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। इस तरह की कीमिया तकनीक ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया। ये गति और दक्षता बिल्कुल हास्यास्पद थी। राघव ने उन्हें एक सरल प्रदर्शन दिया और फिर शीन को वापस बुला लिया। एल्केमी पैवेलियन के लोग केवल निराश होकर जा सकते थे। हालांकि उनके शिष्यों ने यह संदेह उठाया कि राघव के पास इतनी औषधीय सामग्री नहीं हो सकती थी। डाओ सेक्ट के नियमों में केवल स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बाहर से खरीदी गई गोलियों को बेचना वर्जित था। औषधीय सामग्री खरीदने के बारे में कुछ भी नहीं था। जब तक राघव इसे व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत करता था वो इसे दूसरों को बेच सकता था। तकनीकी रूप से वो इसे बड़ी मात्रा में नहीं बेच सकता था, लेकिन अब उसने वो अधिकार हासिल कर लिया था क्योंकि एल्केमी पैवेलियन ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। बहुत जल्दी 10,000 पिल हॉल ने यह खबर भेजी कि उनके हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सिर की कीमत 50% कम हो रही थी। इसके अलावा वे एक बाय टू गेट वन फ्री सेल चला रहे थे। लेकिन जब शिष्यों ने इसकी गणना की तो उन्हें अभी भी लगा कि राघव का शिखर श्रेणी का हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सिर खरीदना बेहतर था। आखिरकार इसका औषधीय प्रभाव अद्भुत था। भले ही 10,000 पिल हॉल ने कीमत कम कर दी, फिर भी कोई नहीं था जो इसे खरीदता। नतीजतन अपने गुस्से में उन्होंने सीधे कीमत को फिर से आधा कर दिया और एक बाय वन गेट वन फ्री सेल चलाई। आखिरकार कुछ शिष्य प्रभावित हुए और उन्होंने अपना अमृत खरीदना शुरू कर दिया। राघव ने अंदर से ताना मारा। वे कीमतों की लड़ाई चाहते थे। इसे इस तरह बेचने से उन्हें पैसे का नुकसान होगा। राघव जानता था कि एल्केमी पैवेलियन जानबूझकर खुद को सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचा रहा था ताकि वो इतना ज्यादा मुनाफा हासिल न कर सके। 10,000 पिल हॉल का बड़ा डिस्काउंट वास्तव में शातिर था। राघव की तरफ कम और कम लोग आ रहे थे, जिससे देवेश बेचैन हो गया। वह राघव से यह पूछने गया कि क्या उन्हें भी कीमत कम करनी चाहिए। राघव ने अपना सिर हिलाया। कीमतों में प्रतिस्पर्धा करना अक्षम व्यक्ति का प्रदर्शन है। इस तरह खेलना शर्मनाक होगा। किसी भी मामले में इस दौरान 30 मिलियन और अंक उनकी जेब में आ गए थे। कुल की गणना करते हुए शिखर श्रेणी के हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सिर ने उसे 70 मिलियन से अधिक अंकों का लाभ दिलाया था। राघव ने देवेश से कहा कि वह इसे बेचना बंद कर दे और सभी को शांति से खेती करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहे। वे बस देख सकते थे कि स्थिति कितनी जीवंत थी। नतीजतन यह वास्तव में जीवंत हो गया। बहुत से लोगों ने सोचा था कि राघव और 10,000 पिल हॉल के बीच कीमतों की लड़ाई होगी, तब लाभ कमाने वाले वे होंगे। लेकिन फिर राघव ने 10,000 पिल हॉल को अनदेखा कर दिया। उसने उनके साथ खेलने से इनकार कर दिया और उसने शिखर श्रेणी के हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सिर को बेचना बंद कर दिया। अब वे सभी इंतजार कर रहे शिष्य हक्का बक्का हो गए, लेकिन उन्होंने जल्दी प्रतिक्रिया दी और 10,000 पिल हॉल की ओर दौड़ पड़े, जिससे लगभग पूरे 10,000 पिल हॉल में विस्फोट हो गया। वे हक्का बक्का हो गए। उन्हें इस पागल मांग के सामने क्या करना है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। कीमत में भारी कमी के कारण
वे मूल रूप से हर बार एक बोतल बेचने पर विनिर्माण लागत का 3 गुना नुकसान उठा रहे थे। इसे खरीदने वाले शिष्यों ने भी कुछ सुराग देखे थे और वे जितना संभव हो उतना खरीदने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। ये अमृत खराब नहीं होता था, इसलिए वे जितना ज्यादा खरीदते उतनी ही ज्यादा बचत होती थी। नतीजतन इस पागल उछाल के ठीक आधे दिन बाद 10,000 पिल हॉल ने घोषणा की कि वे बिक चुके हैं, जिससे सभी शिष्यों का गुस्सा भड़क उठा। आप क्या कह रहे हैं? आप बस हमारे साथ खेल रहे हैं। आप इतनी जल्दी कैसे बिक सकते हैं? बिल्कुल सही। आधे दिन तक लाइन में लगने के बाद आप हमें बताना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं है। ऐसा शो करने के बाद आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे जो पूरे दिन लाइन में लगे रहे, यह देखकर कि इतने सारे शिष्य थे जो कुछ भी खरीदने में सक्षम हुए बिना लाइन में लगे थे। 10,000 पिल हॉल को अपनी खाल मोटी करनी पड़ी और यह समझाना पड़ा कि उनके पास सच में और स्टॉक नहीं था, लेकिन और अमृत बाद में दिखाई देगा। यह स्पष्टीकरण सभी को अस्वीकार्य था, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वे कुछ शिकायतें चिल्लाते थे। लोगों को पीटने की राघव जैसी हिम्मत उनमें नहीं थी। राघव को पहले से ही यह सब पता था। अभी के लिए एल्केमी पैविलियन को अपने खुद के मूर्खतापूर्ण वादे के लिए बिल का भुगतान करना होगा। उन्हें हेवनली हार्ट सोल कामिंग एलिक्सर को बेचना जारी रखना पड़ा, हालांकि यह संभवतः सीमित मात्रा में होगा। उन्हें निश्चित रूप से इसे बेचना जारी रखना पड़ा, नहीं तो ये उनके अपने चेहरे पर एक थप्पड़ होगा। जहां तक राघव की बात है, वो हर दिन औषधीय गोलियों का सेवन करने में व्यस्त था। कभी कभी वो इनर और आउटर सेक्स में टहलने के लिए बाहर जाता था। अचानक एक दिन ऐसा आया जब उसे एल्डर हॉल मास्टर द्वारा बुलाया गया। वह एक शांत झील के सामने पहुंचा। उसने इत्मीनान से मछली पकड़ते हुए एल्डर मास्टर को देखा। एल्डर मास्टर, क्या आपने इस शिष्य को बुलाया? राघव ने सावधानी से पूछा। एल्डर हॉल मास्टर उसे यहां लाने के बाद चले गए थे। जुआनतियान डाओ सेक्ट में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ का सामना करते हुए वह भी थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। क्या आपको लगता है कि मैं इत्मीनान से हूं? एल्डर मास्टर थोड़ा मुस्कुराए। ठीक है, आप ठीक लगते हैं। आप बहुत व्यस्त नहीं लगते हैं। राघव ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आप बहुत व्यस्त हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं भी बहुत व्यस्त हूं। आप इतने व्यस्त क्यों हैं? राघव हक्का बक्का रह गया। ऐसा लग रहा था कि इस सवाल का कोई छिपा हुआ मतलब था। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था। एल्डर मास्टर ने सिर हिलाया। अगर आप मेरी जगह पर खड़े होते तो क्या आप मेरे जैसे इत्मीनान से होते? शायद नहीं। अगर मैं आप होता तो मैं सबसे पहले डाओ सेक्ट में उन सभी बेवकूफों को बाहर निकालता, उन्हें बुरी तरह से पीटता और उन्हें सेक्ट से बाहर निकाल देता। डाओ सेक्ट के माहौल को साफ करना मुझे बहुत व्यस्त रखता, राघव ने कहा। एक बार जब सेक्ट को साफ कर दिया जाता तो आगे क्या होता? एल्डर मास्टर ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें राघव के शब्दों से कोई गुस्सा नहीं आया। तब यह शांतिपूर्ण होगा और सब कुछ सही रास्ते पर चला जाएगा। शायद मैं उस समय थोड़ा आराम कर पाऊंगा, राघव ने कहा। मुझे डर है कि ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती। 2 तरह की लड़ाइयां होती है, आंतरिक लड़ाइयां और बाहरी लड़ाइयां। अभी डाओ सेक्ट अंतहीन आंतरिक लड़ाइयों से भरा हुआ है और आपके दृष्टिकोण से यह बहुत अराजक लगता है, लेकिन यह एक बहुत ही सामान्य स्थिति है। एक व्यक्ति का दिल स्वाभाविक रूप से बहुत प्रतिस्पर्धी होता है। एक पल के लिए सोचे, अगर आपके पास आंतरिक लड़ाई नहीं थी तो आपको अपने भाले बाहर की ओर इशारा करने होंगे और लोगों को एकजुट करने के लिए एक नया दुश्मन खोजना होगा। उदाहरण के लिए, आपकी ड्रैगन ब्लड लीजन आपस में नहीं लड़ती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं और आपके पास आंतरिक लड़ाई का कोई अवसर नहीं है। लेकिन एक बार जब आपके आसपास के दुश्मन चले जाते हैं तो आपको या तो आंतरिक लड़ाई चुननी होगी या एक नया दुश्मन खोजना होगा। आप ईस्टर्न वेस्टलैंड से उठे। मैं आपके नेतृत्व क्षमताओं की बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन आप बहुत दबंग हैं, जबकि आप में नियंत्रण और धैर्य की कमी है। इसलिए मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं। अपने जवाब के बारे में सोचे।
अगर आप मेरी जगह पर खड़े होते तो क्या आप मेरे जैसे इत्मीनान से होते? एल्डर मास्टर ने राघव की ओर देखा। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसने एक बेहद अविश्वसनीय चीज के बारे में सोचा। बहुत देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैं हूं। मैं किसी भी ऊंचाई पर क्यों न खड़ा हो जाऊं, मेरी सोच नहीं बदलेगी। एल्डर मास्टर मुस्कुराए और राघव को जाने दिया। जैसे ही वह चला गया, एक प्राचीन आवाज गूंजी, क्या तुमने अभी भी इस पर हार नहीं मानी? एल्डर मास्टर ने आह भरी, मैं वास्तव में अनिच्छुक हूं। मैं एक नजर में एक व्यक्ति के भविष्य को बता सकता हूं, लेकिन मैं राघव को नहीं देख सकता। उसके पास बहुत ज्यादा परिवर्तनशील है। मैं वास्तव में सोचता हूं, अगर मैंने जुआनतियान डाओ सेक्ट उसे दे दिया तो क्या होगा? या तो ये शिखर तक बढ़ जाएगा या नष्ट हो जाएगा, और बाद वाले की संभावना बहुत अधिक है। उस प्राचीन आवाज ने कहा, मास्टर, इतने सालों तक आप शांतिपूर्ण रहे, कुछ भी ठास नहीं किया। क्या यह बहुत उबाऊ नहीं है? एल्डर मास्टर ने पूछा। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करो। हम अपने पूर्वजों की नींव की रखवाली करते हैं। मुझे ऐसा मत करो कि मेरे मरने के बाद मुझे लगातार कुलपतियों से मिलने का कोई चेहरा न मिले। उस आवाज ने चेतावनी दी। आप बहुत रूढ़िवादी थे, जिससे मैं भी रूढ़िवादी हो गया। जुआनतियान डाओ सेक्ट ने पहले संस्थापक के आकाश पर हावी होने वाले रवैये को पहले ही खो दिया है। इसके बजाय इसने कब्र में एक पैर वाले एक बुजुर्ग का रवैया अपना लिया है। अगर हम इसी तरह जारी रखते हैं तो हम कब तक रह सकते हैं? एल्डर मास्टर ने पूछा। प्राचीन आवाज लंबे समय तक चुप रही और फिर आह भरते हुए कहा, जो तुम चाहते हो वो करो। जुआनतियान डाओ सेक्ट ने वास्तव में अपनी पिछली महिमा खो दी है। चूंकि तुम्हारे पास महत्वाकांक्षाएं हैं, तुम्हारा मास्टर तुम्हारा समर्थन करेगा। धन्यवाद मास्टर। चिंता न करे, शिष्य आपको निराश नहीं करेगा। एल्डर मास्टर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक उज्जवल प्रकाश चमक रहा था। राघव के आने से उन्हें बहुत सी चीजें देखने को मिली थी। शायद ये जुआनतियान डाओ सेक्ट के लिए उठने का एक मौका था।